कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ठीक, आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 जो आपका 12th इंग्लिश का लिटरेचर का बुक है उसका फर्स्ट पोयम हम लोग पढ़ने जाएंगे। इस फर्स्ट पोयम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉन। नाम देख के आपको लग रहा है लव, मतलब ये जो पोयम है ये प्रेम पे लिखा गया है। What is love? क्या होता है प्रेम? इस बात का जवाब इसमें जॉन डॉन ने अपने तर्क के आधार पर दिया है, अपने पोयम के आधार पर दिया है। काफ़ी ही खूबसूरत पोयम है। आपको रेनबो पार्ट 2 में 10 पोयम पढ़ना है, उसमें से ये पहली पोयम है, पहली कविता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पोयम के ऑथर, इस पोयम के पोएट जॉन डॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन डॉन के बारे में क्या कह रहा है बेटा कि जॉन डॉन जिनका जन्म कब हुआ था? 1572 में, और जिनका मृत्यु कब हुआ? 1631 में। ये इनका जीवन का अवधि है, जीवन काल जिसे हम कहेंगे। द पायनीर, मतलब कह रहे हैं कि जॉन डॉन इज पायनीर। पायनीर का मतलब क्या होता है? अग्रणी। वह लोग जो किसी काम को सबसे पहले करते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पायनीर। कह रहे कि पायनीर मतलब जॉन डॉन अग्रणी है। किस चीज़ में अग्रणी है? ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स। एक नए प्रकार के लिरिकल मतलब क्या? लयबद्ध। सैटिरिकल मतलब क्या? व्यंग्यात्मक। और वर्स का मतलब क्या? कविता। जॉन डॉन एक ऐसे पोएट है जो एक नए प्रकार की कविता से लोगों की पहचान कराते हैं। वो कविता लयबद्ध होती है, व्यंग्यात्मक होती है। वैसे कविता जो लयबद्ध होती है, व्यंग्यात्मक होती है, उन कविताओं के लिखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। मतलब जॉन डॉन जो है ना बेटा, उसको आप कह सकते हैं कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है। कैसे पोएट है बउआ जी? मेटाफिजिकल पोएट। कोई दिक्कत है क्या? चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि वॉज बॉर्न इन लंदन। कहाँ पे जन्म हुआ? लंदन में इनका जन्म हुआ। भोजपुरी में, हिंदी में लंदन, अंग्रेजी में लंदन, है ना। लंदन में इनका जन्म हुआ। इनटू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। और जन्म हुआ जिस परिवार में, वह परिवार प्रॉस्परस मतलब समृद्ध था, धनी था। और कैसा परिवार था? रोमन कैथोलिक। मतलब जो इनके परिवार के लोगों का धर्म था वो कौन सा धर्म था? रोमन कैथोलिक। क्रिश्चियन लोगों में भी एक धर्म होता है रोमन कैथोलिक। ये रोमन कैथोलिक धर्म से थे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, ऑफ ट्रेडर्स। और इनका परिवार किस चीज़ का परिवार था? व्यापारियों के परिवार में जन्म हुआ। एट टाइम, बोला कि उस समय इनका जन्म हुआ व्हेन इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। कह रहा है कि जब इंग्लैंड स्टॉन्चली मतलब बहुत कट्टर रूप से क्या था? एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक विरोधी था। इंग्लैंड में उस समय कैथोलिक धर्म के लोगों को बड़ा ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, बड़ा ही ज़्यादा सताया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वैसे माहौल में जन्म हुआ जॉन डॉन का। 1572 में लंदन में जन्म हुआ और इन्होंने एक नए प्रकार की कविता लिखना शुरू किया। और वो नए प्रकार की कविता लिरिकल और सैटिरिकल होती थी। और ऐसे कविता लिखने वाले लोगों को मेटाफिजिकल कहा जाता था। इसलिए आप जॉन डॉन को आज से मेटाफिजिकल पोएट के नाम से याद रखेंगे। साथ ही इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ, जो रोमन कैथोलिक धर्म के लोग थे, जो एक व्यापारियों का परिवार था। लेकिन उस समय तक इंग्लैंड में क्या था कि कैथोलिक लोगों के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा माहौल था। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जो डॉन है, जॉन डॉन वॉज फोर्स्ड, इनको बलपूर्वक टू लीव निकाल दिया गया, इन्हें छोड़ना पड़ा। क्या बेटा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री का। क्यों छोड़ दिया भाई? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। इनके, आपको याद होगा, आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी के पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर पढ़ना है, जूठन, जिस चैप्टर के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि किस तरह उनके साथ भेदभाव हुआ, और उनके साथ जो भेदभाव हुआ वो जाति के आधार पर हुआ, और जॉन डॉन के साथ जो भेदभाव हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जाति, धर्म, रंग ये बहुत बड़ा मसला है ना। आगे आइए और अगले पढ़ते हैं। कह रहा है कि बेटा ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई किया, अध्ययन किया लॉ, कानून का, एंड रीड, और उन्होंने पढ़ा क्या? थियोलॉजी, मतलब धर्मशास्त्र की भी अध्ययन किया उन्होंने। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया इन 2 नेवल एक्सपीडिशंस, 2 नौसैनिक अभियानों में। उन्होंने भाग लिया 2 नौसैनिक अभियानों में। जैसे एक दुनिया का छोटा सा देश है इजराइल, उसकी आबादी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे एक रूल है कि जो भी बच्चा 18 बरस प्लस होता है उसे सेना की ट्रेनिंग लेनी होती है। उसी तरह पहले इंग्लैंड में नियम था कि वहाँ के लोगों को सेना का ट्रेनिंग, नौसेना का ट्रेनिंग लेना होता था। तो इसलिए जॉन डॉन जो है वो 2 नौसेना का अभियान में गए, एंड बिकेम, और बन गए सेक्रेटरी। क्या बन गए? सचिव। सेक्रेटरी मतलब सचिव। टू अ पावरफुल नोबेल, एक बहुत ही शक्तिशाली रईस आदमी के सचिव बन गए, असिस्टेंट बन गए। नहीं समझ में आ रहा है? इनको एक नौकरी मिल गई, लेकिन कह रहा है कि ए जॉब, जो नौकरी इनको मिली, ही लॉस्ट, उसको इन्होंने क्या कर दिया? खो दिया, गंवा दिया। व्हेन ही वॉज ब्रीफली, जब वह थोड़े समय के लिए सेंट, भेजे गए टू प्रिजन, कहाँ पे? जेल में। उन्हें थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया गया, जिसके वजह से जो इनको नौकरी मिली थी एक सचिव की, वो ये क्या कर दिए? खो दिए, गंवा दिए। क्यों जेल भेजना पड़ा? तो कह रहे फॉर सीक्रेटली, इन्होंने छिप छिपा के मैरिंग, शादी कर लिया था, हिज पैट्रोन्स, अपने संरक्षक की, नीस मतलब भतीजी से। बवाल आदमी थे एकदम। जो इनके संरक्षक थे, जिन्होंने इनकी नौकरी दी थी, उसी की भतीजी से आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और क्या कर लिए? लेकिन जब जिन्होंने इन्हें नौकरी पर रखा था, जब उसे पता लगा, उसने इस पे FIR किया, जेल भिजवा दी। जब जेल गए तो फिर आशिकी का भूत उतरा, दीवानापन उतरा, तो दिमाग थोड़ा सा क्या हुआ? शांत हुआ। देखिए बेटा, इतिहास 2 लोगों ने ही रचा है, या तो जो जिद्दी है और नहीं तो जो प्रेमी है। बाकी सारे लोग तो यूं ही आते हैं और बाकी सारे लोग बस जनसंख्या वृद्धि में कार्य करते हैं। बाकी इतिहास 2 ही लोग रचते हैं, जो जिद्दी है या जो राम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है। उन्होंने अपने प्रेम पाने के लिए समुद्र पे पुल बांध दिया। नहीं समझ में आ रहा है? कृष्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है। समझ में आ रहा है? तो या तो जिद्दी या प्रेमी, 2 ही लोग दुनिया बदलते हैं। तो बेटा बेचारे ही प्रेमी थे, उसी प्रेमी में एगो खतरनाक टाइप का प्रेमी, जिसका दिल टूट के बुकनी बुकनी हो गया है। आ रहा समझ में? अब देखिए क्या हुआ। तो इन्हें समझ में आया, तो इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। जॉन डॉन ने स्वीकार कर लिया ऑर्डिनेशन, मतलब किस चीज को? दीक्षा। इन द एंग्लिकन चर्च, किस चर्च में? एंग्लिकन चर्च में। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, पंडित जी बनना है तो एगो चुटिया रखिए, टीका लगाइए, रुद्राक्ष पहनिए और गेरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए, आप क्या बन गए हैं?
पंडित जी बन गए। साजी खानी 2 अंडा का ऑमलेट मार लीजिए। उसी तरह से जॉन डॉन जो थे, इन्होंने एंग्लिकन चर्च में पादरी, फादर बन गए। जैसे चर्च में जो लोग, जैसे हम लोग के यहाँ पंडित जी पूजा कराते हैं ना, वैसे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके चर्च में जो पूजा कराते हैं उसे फादर कहते हैं, पादरी। ये वो बन गए। और किस चर्च में बन गए बेटा? और कह रहे हैं कि बड़े प्रभावशाली आदमी थे। तो एंड सून, बहुत जल्दी, बिकेम, ये बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, एक महानतम धर्म उपदेशक ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। कुछ ही दिनों में इनके प्रवचन सुनने, इनके धर्म के उपदेश सुनने दूर दूर से लोग आने लगे और ये जो है वो एक महान धर्म उपदेशक बन गए। इन लव लिरिसिज्म, लेकिन साथ में जॉन डॉन तो एक कवि थे ही, तो उन्होंने अपनी कविताएं भी लिखना शुरू किया। और चूंकि इनका तो जिंदगी उसी चीज़ से जुड़ा हुआ था, प्रेम से, तो इन्होंने प्रेम पे कविता लिखना शुरू किया। लव लिरिसिज्म, समझ में आ रहा है? तो लव पे जो इन्होंने कविता लिखना शुरू किया, डॉन ब्रोकली, डॉन ने तोड़ दिया कंप्लीटली, पूरी तरह से, विथ द पिट्राकन ट्रेडिशन, पिट्राकन की परंपरा को। जो जॉन डॉन थे वो अपनी जब कविता प्रेम पे लिखना शुरू किया तो इन्होंने पिट्राकन की परंपरा को तोड़ दिया। पिट्राकन कौन थे थोड़ा सा समझ लेते हैं, किताब में नहीं दिया है। पिट्राकन इज एन इटालियन पोएट, इटली के वो एक पोएट थे, फेमस, जो प्रसिद्ध थे किस लिए? लव लिरिक्स, अपने प्रेम की कविताओं के लिए। पिट्राकन प्रसिद्ध थे किस लिए? प्रेम की कविताओं के लिए। लेकिन जब जॉन डॉन ने प्रेम पे कविता लिखना शुरू किया तो उसने पिट्राकन की परंपरा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। आप कैसे देखते हैं कि कोई एक हीरो फिल्म बना रहा है, कोई नया हीरो आया, नया फिल्म लेके बनाया और वो उसकी परंपरा को तोड़ देता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। भोजपुरी भाषा में पहले के जो सिंगर गायक थे, जिनका नाम होता था भरत शर्मा, विष्णु ओझा, अनुराधा पंडवाल, कल्पना, ये लोग लोकगीत गाते थे। जो भोजपुरी का हमारा अपना माटी है, जो हमारे भोजपुरी की भाषा की सुगंध है, इससे ये लोग गीत गाते थे। फिर क्या होता है कि जन्म होता है पावर स्टार का, है ना, और उन्होंने भोजपुरी में तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के नए अश्लील कुछ नया गाना गाया और उन्होंने इन पुराने गायकों की परंपराओं को क्या कर दिया? तोड़ दिया। उसी तरह से जब जॉन डॉन से पहले जो प्रेम पे कविताएं लिखते थे उनका नाम क्या था? पिट्राकन। लेकिन जब जॉन डॉन ने कविता लिखना शुरू किया तो उन्होंने पिट्राकन की परंपरा को क्या कर दिया? तो इन्होंने अपने कविताओं में क्या शुरू किया? इंट्रोड्यूसिंग, इन्होंने शुरुआत की एन इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक, मतलब काफ़ी अच्छा बौद्धिक, एंड कॉलिक्यूअल, सामान्य बोलचाल का टोन, लहजा, मतलब इनकी जो कविता होती थी वो आम बोलचाल की भाषा में लिखी होती थी। नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? कैमरा के उस पार भी समझ में आ रहा है सबको? इस पार भी। आगे बढ़े क्या? कह रहे बेटा कि हिज लव पोएम्स, जो इनके प्रेम पे कविता होते हैं, यूज, उसमें ये प्रयोग करते हैं द लेटेस्ट, नवीनतम डिस्कवरीज, खोजों को, ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी। अपने कविताओं में यह विज्ञान और भूगोल के नए खोजों को शामिल करते हैं। क्यों? टू हैमर होम अ पॉइंट, अपने बातों को सही साबित करने के लिए। आगे कह रहा है एंड कंबाइन, और यह अपने कविताओं में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक पैशन, एक जुनून, एक उत्तेजना। और ये अपने कविताओं में वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग भी करते हैं, शब्दों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। शब्दों के साथ छेड़छाड़ क्या होता है बेटा? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ देखो, देख रहा है? डॉन का स्पेलिंग हम लोग नॉर्मली DON लिखते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा क्या? ये हमने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है। और शब्दों के साथ छेड़छाड़ क्या होता है बेटा? ये देखो, दिख रहा है? तो ये अपनी कविताओं को क्यों थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक आदमी ने क्या किया? वो नहीं, वो उर्फी जावेद का चेला था, उसका नाम है उर्फा जावेद।
और उसने बोरी को काट के, बोरी देखी ना, बोरी को काट के उसका वस्त्र बना लिया। नहीं समझ में आया? आएगो उसका भी चेला था, उसने पेपर को काट के क्या कर लिया, वस्त्र बना लिया। और रील्स बना रहा था, तब तक बारिश आ गया और पेपर क्या हो गया, गीला हो गया। वो पानी पानी होता तब तक रील्स खत्म हो गया था। नहीं समझ में आया? समझ में आया अगर तो मुस्कुराइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने भी अपने कविता में कुछ शब्दों के साथ क्या किया, छेड़छाड़ किया। जॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जो जॉन डॉन है वो जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं, अपने सॉन्ग्स के लिए, गानों के लिए। और किस लिए? सोनेट्स मैंने बताया है ना, हाँ, अ पोयम कंसिस्टिंग 14 लाइन इज कॉल्ड सोनेट। एक पोयम जो 14 लाइन की कविता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इन्होंने वैसे कविता भी लिखे। सटायर्स मतलब व्यंग। अभी आपने पढ़ा ना, यहाँ सटायर से बना था एक वर्ड सेटेरिकल, यहाँ मतलब व्यंगात्मक। तो सटायर मतलब इन्होंने व्यंग लिखे। एलिजीज एंड समन्स भी इन्होंने लिखा। ये इनकी अलग अलग प्रकार के कविताएं हैं जिसके लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि जेन्युइन पोइटिक फीलिंग्स, हार्ट्स मीटर, स्ट्रेंड एंड म्यूजिकल इमेज करेक्टराइज ऑल हिज पोइटिक क्रिएशन। कह रहा है कि जो इनकी कविता होती है उन कविता में वास्तविक काव्यात्मक भावनाएं होती है। मतलब कविता को पढ़ के फीलिंग्स आएगा। कठोर छंद, जो इनके कविताओं में दोहा होते हैं, लाइन होते हैं, वो थोड़े से कठोर होते हैं क्योंकि उनका रहस्य बड़ा गहरा होता है। और क्या कह रहा है, म्यूजिकल इमेज, उलझी और सन की छवियाँ इनकी सारी कविताओं की विशेषता है। मतलब जिस व्यक्ति को सेंटर बना के ये कविता लिखते हैं उस व्यक्ति की छवि को एकदम पागल दीवाना की तरह ये प्रस्तुत करते हैं। नहीं समझ में आया? बोलिए। तो ये था जॉन डॉन के बारे में हर एक बात जो हमने देखा। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइटल को समझ लेते हैं जो हमारा टाइटल है, और फिर हम लोग पोयम की ओर चलेंगे। टाइटल का नाम बेटा क्या है जरा बताएंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की यदि हिंदी अर्थ के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा? प्रिय प्रेम मैं नहीं जा रहा हूं। अब जरा इसको एक लॉजिक से आप समझिए। मम्मी ने, आप छोटे थे, मम्मी ने आपको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, आपको पढ़ने के लिए आरा पटना भेजा। अभी भी आप घर जाते हैं तो घर से आते समय मम्मी आपको ठेकुआ लिट्टी बना के दे देती है, बबुआ 2-4 दिन तक खाएगा। बोलिए भाई। हम लोग जाते थे तो मतलब करीब करीब मम्मी हमको दे देती थी इतना सारा ठकुआ बना के, है ना। काहे भाई, 5-6 दिन तक आराम से आदमी खाएगा। समझ में आ रहा है? जाड़ा के दिन था तब तो मज़ा ही आ जाता था। तो प्यार होता है माँ का। माँ ने हमें बड़ा किया। अब आप बड़े हो गए हैं, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के। आप बैग उठा लिए हैं, कहाँ जाने वाले हैं? कमाने जाने वाले हैं। माँ को पता लगा, माँ रो रही है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है। माँ रो रही है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है। और उसमें भी माँ को पता लगा कि मेरा बेटा बंगाल जा रहा है। तब माँ को और दिक्कत हो जाएगी। उसको लग रहा है कि अरे भाई कमाने जाता तो कोई बात थी, फिर कमा के आता, ही तो बंगाल जा रहा है। हो सकता है कि कमा के ना ही आए। तो माँ रोती है और कहती है कि भाई मेरा बेटा मत जाओ, तुम मुझे जाएगा तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। अब इसी सीन को आप यहाँ पर क्रिएट कीजिए। देखिए लेखक कह रहा है स्वीटेस्ट लव, मतलब प्रिय प्रेम। तो जाहिर सी बात है, प्रेम तो या तो अपनी पत्नी को कह रहा है, नहीं तो प्रेमिका को, या तो अपनी वाइफ को कह रहा है, नहीं तो गर्लफ्रेंड को। आप जो भी मानना चाहते हैं दोनों में से मान सकते हैं। और कह रहा है कि देखो भाई मैं नहीं जा रहा हूँ। वो भी रो रही है, नहीं जानी है, बैग छीन कर रख दी। और कह रही है कि परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना हमें। सुने आप? डर है उसको कि भूल जाएंगे जाके, बैग छीन के बार बार रख दे रही है।
लेकिन लेखक उसे क्या कर रहा है, समझा रहा है। भाई देखो, दूर जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक दूर जाएंगे नहीं, धन कमाएंगे नहीं, तो जिंदगी चलेगी कैसे। इसीलिए मुझे दूर जाने दो। लेकिन उसे डर है कि कहीं हम दूर गए, समझ में आ रहा है ना, और ये हमेशा मेरे लिए, हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए तो क्या होगा। तो बार बार उसकी जो पत्नी है, जो प्रेमिका है, उसे रोक रही है, और ये लेखक उसे समझा रहा है मुझे दूर जाने दो। समझाते समझाते अंतिम पैराग्राफ तक वो मानती नहीं, क्योंकि औरतों को समझाना इतना आसान काम नहीं है। जो औरत को समझा लिया बेटा, वो महान व्यक्ति है। नहीं समझ में आया? और आज तक दुनिया में कोई समझा नहीं पाया है, तो कोई भी दुनिया में महान नहीं है। तो कह रहा बेटा, समझाते समझाते अंतिम पैराग्राफ में जॉन डॉन ने अपनी पत्नी को प्यार का, प्रेम का, लव का असली मीनिंग बताया है कि प्रेम क्या होता है, लव क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? कविता को डिटेल में जानेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो हर एक चीज़ को। तो आइए पोयम को शुरू करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है पोयम जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, हमने इसके पोएट के बारे में जान लिया है जिनका नाम है जॉन डॉन, और आज हम पोयम के बारे में जानेंगे। पोयम का जो पहला लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जो हमारे पोएट ने अपनी कविता के लिए जो शीर्षक दिया है, लगभग दोनों जो हैं वो क्या है, एक समान है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का भी शीर्षक है, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम का पहला लाइन भी है। इस पोयम को समझने से पहले सबसे पहले आप एक सीन क्रिएट करो, क्योंकि पोएट ने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है। क्या ये यूज किया है? स्वीटेस्ट लव। मतलब वो किसी को कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रिय प्रेम, किसी को प्रेम कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेम कह के या तो अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। पोयम में ऐसा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि वो अपनी प्रेमी के बारे में बात कर रहा है या अपनी पत्नी के बारे में। आप जो भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं, जो भी मान के आपको ज़्यादा आनंद आएगा वो मान लीजिए आप। ठीक है, सीन क्या है? लेखक कहीं जा रहा है और उसकी पत्नी उसे जाने से क्या कर रही है? रोक रही है। अब कहाँ जा रहा है ये तो इसमें स्पष्ट नहीं। हम मान लेते हैं कि कमाने जा रहा है, दूर जा रहा है, अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जा रहा है, किसी दूसरे शहर में जा रहा है, कुछ लंबे समय के लिए जा रहा है, और जहाँ जाने से इसकी पत्नी जो है वो रोक रही है। और ये पोएट यही समझाना चाहता है उसे कि नहीं, मुझे जाने दो। और समझाते समझाते इस पोयम में पोएट ने अपनी पत्नी को प्रेम का सही अर्थ समझा दिया है कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। तो वास्तव में ये जो कविता है वो प्रेम पे लिखी गई कविता है। यह जो कविता है वो लव पोयम है। आइए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और अर्थ को समझते हैं, कविता के भाव को समझते हैं। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्रेम मैं नहीं जा रहा हूं। उसकी पत्नी कह रही कि तुम जा रहे हो तुम छोड़ के। बोले नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। अब कोई भी रिश्ते का टूटने का दो वजह होता है, खास करके पति और पत्नी के बीच का रिश्ता हो या प्रेमी और प्रेमिका के बीच का रिश्ता हो, उसके टूटने का दो वजह होते हैं खास करके। ऐसे तो वजह बहुत सारे होते हैं, लेकिन खास करके दो वजह। पहला वजह कि हो सकता है कि प्रेमी कहे प्रेमिका से कि तुम उब चुके हो, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बोर हो गया है तुमसे हम, पहला कारण। तो बोर होने से भी कोई रिश्ता टूट जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा उपयुक्त आपके लिए कोई मिल जाता है, तो अब पिछले वाले को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो दो कारण हो गया। लेकिन लेखक ने कहा इस दोनों में से कोई कारण नहीं है कि मैं जा रहा हूँ। कह रहा है कि फॉर वियरनेस ऑफ दी, कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे क्या हुआ हूँ? उब चुका हूँ। और कह रहा है नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में जा रहे हैं कि द वर्ल्ड कैन सो, इस दुनिया में मुझे मिलेगा अ फिटर लव फॉर मी, तुमसे अधिक उपयुक्त प्रेम मेरे लिए। दोनों में से जाने के कारण दोनों में से कोई नहीं है। मैं ना ही तुमसे हुआ हूं और ना ही इसलिए जा रहा हूं कि तुमसे बेहतर प्रेम मुझे इस दुनिया में मिलेगा। बस जाना मेरी मजबूरी है, जा रहे हैं दूर कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। हमारे धन कमा के नहीं लेंगे तो घर कैसे चलेगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो दूर जा रहे हैं। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी औरत को समझाना, है ना। जो व्यक्ति किसी औरत को समझा देता है वो सच में महान है। तो लेखक वो सोचा कि एक लाइन बोल देंगे तो मान जाएगा ना, अभी नहीं मानी है। नहीं समझ में आ रहा है?
ना, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कह रहा है दूसरे स्टेंजा में बेटा, कह रहा है बट सिंस दैट, लेकिन चूंकि कि आई मुझे मस्ट डाई मरना होगा एट लास्ट एक ना एक दिन। लेखक उससे कह रहा है कि देखो एक ना एक दिन सबको मरना है और एक ना एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे, और जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन तुमसे जुदा हो जाएंगे। तो जिस दिन मर जाएंगे उस दिन तो हम दोनों क्या हो जाएंगे। तो कह रहा है ट्राई बेस्ट, तो यह सर्वोत्तम होगा, यह बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, यह बेहतर होगा कि हम खुशी खुशी अपने मन से 10 बाई फैंड डेट्स टू डाई, इस तरह से झूठी मौत मरने का बहाना करें। कह रहा है कि यह बेहतर होगा कि इस तरह से हम झूठी मौत मरने का बहाना करें। मतलब क्या कि यदि मैं तुमसे अलग होऊंगा तो मेरे लिए समझो कि मौत के ही समान है, लेकिन हम और तुम तो जानते हैं कि मैं सच में नहीं मरा हूं। हम लोग झूठी मौत का खेल खेलते हैं। कुछ दिन के लिए तुम ऐसा मान लो कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, इसलिए तुमसे दूर हूं, और फिलहाल मुझे दूर जाने दो, धन कमाने दो, ताकि सारी घर की स्थिति ठीक होगी। मुझे जिए की बात कहते रहो। प्रेमिका ने, उसकी पत्नी ने तुरंत कहा मरने जीने का बात करे, इसका मतलब तो पक्का अब श्योर है, तुमको हमसे कोई लेना देना श्योर है। तब बेचारा ये और घबरा के बोले चलो थोड़ा इसको और ज्ञान से समझाते हैं। एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब कोई भावुक हो जाए, इमोशनल हो जाए, तो इमोशनल आदमी को आप ज्ञान से नहीं समझा सकते हैं। भावना के सामने ज्ञान नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? आइए, तो लेखक ने ज्ञान दिखाया। कह रहा है यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, कह रहा कि यस्टर नाइट कल की रात जो सूरज है, सूरज वेंट हैंस, वो क्या हो गया था। जैसे कि आप यहां से क्लास करके कल गए थे तो फिर सूरज भी क्या हो गया था, और फिर आज सूरज क्या हो गया है, एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन आज फिर से सूरज वापस आ गया है। कह रहा है कि ही हैथ, हैथ का मतलब हैज होता है, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, जबकि उस सूरज के पास, सन के पास ना ही कोई चाहत थी, डिजायर मतलब चाहत, सेंस ना ही कोई समझ थी। कह रहा है नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका रास्ता छोटा था, लेकिन फिर भी वो वापस आया। कह रहे ना कोई सूरज को बुलाने गया था, ना कोई उसका इंतजार कर रहा था, ना उससे कोई प्रेम कर रहा था, और ना ही उसका रास्ता छोटा था, क्योंकि रास्ता भी तो बहुत बड़ा, आप सो के उठते हैं तब तक पृथ्वी ऐसे एक बार घूम चुकी होती है, तभी ना फिर सुबह हो जाता है जी, तो रास्ता भी बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो वापस आया। तो कह रहा है देन फियर नॉट मी, तब मुझसे मत डरो, तब मुझसे मत डरो, बट बिलीव दैट, बल्कि मुझ में भरोसा रखो, आई शैल मेक, मैं करूंगा स्पीडियर जर्नीज, बहुत तेज यात्रा, सिंस आई टेक, क्योंकि मुझ में लगे होंगे, मोर विंग्स, ज्यादा पंख, एंड स्पूर्स, और बहुत अधिक प्रेरणा, देन ही मतलब किसकी तुलना में है, सन की तुलना में। करे कि तब डरो मत, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। क्यों आऊंगा? क्योंकि मुझ में लगे होंगे पंख। कैसे पंख? तुमसे मिलने के जो चाहत है, उस चाहतों के पंख, और उस चाहतों के पंख से मैं उड़ के यहां पर आऊंगा। और क्या भाई? मुझ में लगे होंगे स्पूर्स। स्पूर्स का मतलब प्रेरणा। स्पूर्स को समझिए, जैसे कि एक घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता है, तो जब घोड़े को तेज करना होता है तो अपने पैर को क्या करता है कि घोड़े की पीठ में ऐसे सटाता है, जिससे घोड़ा जो है वो और क्या करता है, तेज दौड़ता है। या कुछ लोग जूता पहने होते हैं तो उस जूते में छोटी छोटी कील होती है, उस कील को उसमें चुभोते हैं, तो वो छोटी छोटी कील जो है वो घोड़े के लिए एक एक्सीलेटर की तरह काम करती है, और घोड़ा और तेज भागता है। वैसे ही हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्सीलेटर लगा है, और वो उस एक्सीलेटर के लिए क्या कर रहा है, भाग रहा है। तुम रोज़ जाते हो रात को, रोज़ सुबह उठते हो और रोज़ यहाँ पे आते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक एक्सीलेटर लगा है कि मैं जाऊँगा तो पढ़ूंगा, 12th पास हो जाऊँगा। मैं रोज़ जाता हूँ, मैं रोज़ आता हूँ, मैं आता हूँ कि मैं आ जाऊँगा तो हो सकता है एक और एडमिशन मिलेगा, तो कुछ हमें और रुपया मिलेगा।
क्या जी, सत्य बात तो यही है ना। तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सलेटर लगा है। उसी तरह बोला मेरे ज़िंदगी में भी एक्सलेटर लगे हैं, तुमसे मिलने का, तुमसे प्रेम का, तुम्हारी बिछड़न का, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास क्या करूँगा, आऊँगा, है ना, मैं वापस आऊँगा। अब वीडियो पे है ना तो कुछ बोल देते तोरा को। चलो अब हमको इतना काट के हटवाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, समझ गई होगी? समझ गई होगी? यदि समझ जाती तो कविता समाप्त हो जाता, हमको इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता। बोली नहीं समझी, बोले फिर थोड़ा ज्ञान का बात कर लेता है, फिर थोड़ा ज्ञान का बात करना। अभी डिस्टर्ब मत करना बेटा, मतलब बंद करके मारेंगे। बोला कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कह रहा है कि देखो ये जो हम इंसान लोग हैं इनकी शक्ति कितनी कमज़ोर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कोई है तो हम इंसान हैं। अब बता कितना कमज़ोर है, तो कह रहा है दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यदि किसी भी इंसान के नसीब में अच्छा भाग्य आ जाता है, कह रहा है कैन नॉट एड अनदर आवर, वो 1 घंटे भी खुद पर काबू नहीं रख पाता है। और कह रहा है नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, और ना ही वो अपने बीते दिनों को याद रखता है। यहाँ से तुम जा रहे हो और रास्ते में एक इतना बड़ा बैग मिल जाए, उस बैग में 500 का पूरा नोट भरा है, समझ में आ रहा है ना, तो बस अब बैग उठाओगे, मज़ा समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले जाके बोले रूम खाली करो, इतना ख़राब रूम में मैं रहने वाला हूँ, समझ में आ रहा है। और अभी तक जाके नागरमल में बाई 1 गेट 1 फ्री खरीद रहे थे, अब शोरूम में जाओगे, समझ में आ रहा है ना, बोले डेनिम का जीन्स दिखाइए, ये सब तो गड़ता है जीन्स, नहीं समझ में आ रहा है। और कल जब तुम्हारा दोस्त आएगा तो चूंकि तुम्हारा दोस्त तो वही हालात में है, वो वही कुर्ता मेरे जैसा 3 दिन से पहन रहा है जिसमें पसीना लग लग के सफ़ेद धब्बा हो गया है। तो जब उसकी पसीने की बदबू तुम्हारे पास आएगी, तुम बोलेगा हु आर यू, कौन है तुम, गेट आउट। ये तुम नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिन बदल गए हैं ना, तो इसलिए तुम बोल रहे हो। इंसान ऐसा ही है, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि देखो इंसान इतना कमज़ोर है कि उसके अच्छे दिन आते ही वो खुद को क्या होता है, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो एक ना एक दिन क्या थे, गरीब थे, नहीं थे जी। हमको आज कभी कभी मनपसंद कपड़ा पहनने को मिलता है तो हम कभी कभी अति प्रसन्न होकर खुश हो जाते हैं। कि कभी कभी ऐसा भी समय था कि होली का दिन होता था, होली के दिन पे अमूल गोल्ड का गंजी और एगो छोटा सा रबड़ वाला पैंट पहन के आदमी पूरा बवाल मचीले रहता था टोला में। हाँ, तो आज यदि अच्छे दिन आएंगे, आ गए, तो फिर क्या होता है कि हम लोग किसी लोगों को ऐसे तो नहीं ना भूल जाएंगे, माने ये इंसान का नेचर होता है। फिर भी इंसान थोड़ा भूल ही जाता है। हम ऐसा कह दें कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन लेखक ने कहा लेकिन ठीक इसके अपोजिट भी इंसान में एक बहुत बड़ी खूबी है। कह रहा है बट कम बैड चांस, यदि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी बुरे दिन आ गए, खराब दिन आ गए, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हम अपनी पूरी ज्ञान, पूरी पढ़ाई, पूरी कला और अपनी पूरी समय लगा देते हैं इट सेल्फ और टू एडवांस, उस बुरे समय से खुद को बाहर निकालने के लिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे तुम पे खराब दिन आता है ना, जय बजरंगबली, जय ब्रह्म, जय काली जी, जैसे ही बढ़िया दिन गया भगवान गायब। बोलो भाई, ये होता है। तो वो बोला कि देखो कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो वो मेरे लिए अच्छे दिन नहीं होंगे, वो मेरे लिए कैसा दिन होगा, खराब दिन होगा, क्योंकि तुमसे बिछड़न तो बर्दाश्त नहीं होगी ना मेरे लिए, मैं भी तो मर मर के जीऊँगा। तो ये तुम पूरी समझ लेना कि मैं अपनी पूरी ताकत, पूरा ज्ञान लगा दूंगा तुमसे दोबारा मिलने के लिए, लेकिन मैं वापस आऊँगा, भरोसा रखो। और जोर से रोने लगी, और जोर जोर से रोने लगी। काहे भाई? कल के हमारे भावना को नहीं समझ रहा है, हमारे सामने ज्ञान का बात कर रहा है, हमारे दिल के फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, दिल का टुकड़ा टुकड़ा होकर रखा है। तो लेखक बोला कि पहले तो इसको तभी समझा सकते भाई जब इसको हम चुप करा ले। चुप नहीं होगी तब तक किसी का बात नहीं सुनेगी, तो पहले चुप करा ले। अब चुप कराने का सबसे बढ़िया तरीका लेखक ने बोला, देखो भाई, लेखक ने कहा बेटा when दो का मतलब योर, करा when your sighest not wind but sighest my soul away, करा बेटा कि जब तुम आह भर के रोती हो, सिसकी भर के रोती हो, तो जब तुम रोती हो
तो रोने के साथ साथ तुम मेरे इस दिल को, मेरे आत्मा को बहा ले जाती हो। करे कि जब तुम रोती हो तो मैं अपने आप में नहीं रहता हूं। और कह रहा है अगले लाइन में कि when thou weepest unkindly kind, और कह रहा है कि जब तुम इतनी क्रूरता के साथ, इतनी बेदर्दी के साथ रोती हो, तो कह रहा माई लाइफ ब्लड डोथ दिके, मेरे जीवन का जो ये खून है वो जल उठता है। मैंने तुम्हारा एक बूंद गिरा और मेरा एक बूंद खून जल गया। नहीं समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही 100 बूंद तुम्हारा आंसू गिर जाएगा और हमारा 100 बूंद खून जल जाएगा, तो सोचो कि मेरा क्या हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। तू बोली कि भाई पहले चुप हो जाओ, समझदारी के विषय है। अब चुप हो गई। अब बोला कि चलो अब समझाते हैं। तो किसी को यदि समझाना है तो आपको उसकी तरह सोचना होगा। अब ये बोली कि भाई चलो उसके तरह सोचते हैं। लेखक ने बोला, उसे पूछा, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? उसे अनुमति ले रहा है, परमिशन मांग रहा है। इट कैन नॉट बी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तब बोली जोर से पूछा, कैसा है ना? तो बोला कि दैट दो लव्स्ट मी एज दो सेस्ट, कि तुम मुझसे उतना ही प्रेम करो जितना तुम कहती रहती हो। जितना तुम कहती हो तुम उतना ही प्रेम करो। तुम रोज कहती हो तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारी ही बात मानूंगी, तुम्हारे ही साथ रहूंगी, तुम ही मेरी बाबू, तुम ही मेरा सोना, तो फिर काहे को रोना? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जितना तुम मुझसे कहती हो उतना ही प्रेम करो? तो इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, कह रहा कि यदि सच में मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मुझे क्या करने दो। तो अब थोड़ा शांत हुई है, कहें कि अब मैंने लग रहा है ना? बोला कि ठीक है भाई, क्योंकि इसको लगा कि नहीं, आखिर जितना मैं कहती हूँ उतना तो अब करके दिखाने का टाइम आ गया है। कह रहा कि लेट नो दाई, लेट नॉट दाई, दाई का मतलब योर, लेट नॉट योर डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कह रहा है कि देखो ये जो तुम्हारा खूबसूरत सा और पवित्र सा दिल है, इस दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचने दो। इस खूबसूरत दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचने दो। डेस्टिनी मे टेक योर पार्ट, कह रहा है कि भाग्य जो है वो अपना काम निभाएगा। एंड मे योर फियर्स फुलफिल, और कह रहा है कि जो तुम्हारा डर है वो डर खुशियों में बदल जाएगा। मतलब इसको डर यही है कि यदि ये गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा, तो यदि वो वापस लौट के आ गया तो उसका डर किस चीज़ में बदल जाएगा? खुशियों में बदल जाएगा। जिसे बोला कि भाग्य को अपना काम करने दो क्योंकि मैं आऊँगा। और कह रहा है कि बट थिंक दैट वी, कह रहा है कि बट थिंक, बल्कि सोचो, दैट की वी आर, हम लोग, वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। सोचो कि हम लोगों में बस उतना ही दूरी है कि हम लोग एक पलंग पे सोए हैं और तुमने करवट बदल के इधर मुंह कर लिया है और मैंने करवट बदल के इधर मुंह कर लिया। बस हम दोनों के बीच में इतनी ही दूरी है, इससे ज़्यादा हम लोगों के बीच में दूरी नहीं है। और अंतिम लाइन में कह रहा है, दिस इज द फाइनेस्ट लाइन ऑफ दिस पोयम, कविता की सबसे खूबसूरत लाइन है। और कह रहा है कि दे हु वन अनदर कीप, कह रहा वे लोग जो एक दूसरे को रखते हैं अपने दिलों में, अलाइव नेवर पार्टेड भी, जब तक वो जिंदा रहते हैं वो लोग कभी अलग नहीं हो सकते हैं। कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप, यहाँ पे जॉन डॉन ने प्रेम का सबसे बढ़िया उदाहरण दे दिया। जरूरी नहीं कि आप जिससे प्रेम करते हैं हमेशा उसके साथ रहे, उसके पास रहे तो ही आप उससे प्रेम करते, नहीं। यदि ये कविता भारत में लिखी गई होती तो उदाहरण देना लेखक के लिए मजबूरी हो जाती। उदाहरण लो कि राम से सीता कितने दूर रही, कितने महीनों तक दूर रही, और वो भी ऐसे वैसे जगह पे नहीं रही, उस जगह पर रही जहाँ पे सोना धूल कण के समान था, रेशमी वस्त्र थे, दुनिया की सबसे खूबसूरत वस्त्र थे, क्या नहीं था वहाँ पे, सब कुछ था। और वो भी उसे कौन लेकर गया था? इतना दुनिया का खूबसूरत लड़का रावण। रावण भले ही राक्षस है तो हम लोग उसका 10 सिर बना देते हैं, बड़े बड़े दांत बना देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राम से किसी भी तरह से रावण कम नहीं था। राम और रावण के बीच में बस एक ही अंतर था कि राम विनम्र थे और रावण घमंडी था, चरित्रहीन था। और राम और रावण के बीच न सुंदरता का कमी था, न शक्ति का कमी था, और ना ही धन का, और ना ही किसी चीज़ का। हैंडसम बॉय था। लेकिन सीता जी ने एक बार पलट के भी उससे
उन्होंने साबित किया कि जरूरी नहीं है कि जिससे प्रेम करना है आप उसके पास रहिए, आप दूर रह के भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। यह कविता हमें यही भाव देता है, लेकिन ये कविता आज के दिन के लिए उपयुक्त नहीं है। समझ में आ रहा है? आज के दिन में इसका जरूर अपोजिट हो सकता है। क्या अपोजिट होगा आप सोचिएगा। आइए जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। जॉन डॉन इज अ ब्रिटिश पोएट who was forced to leave Oxford University without a degree. John Donne. Sweetest Love I Do Not Go is written by who is well known for his song and sonnets. John Donne. और जॉन डॉन हैज बीन डिस्क्राइब्ड मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। जॉन डॉन थिंक्स दैट, क्या निश्चित है भाई, मृत्यु निश्चित है। जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, वो इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रेमिका से टायर्ड ऑफ हो गए हैं, थक गए हैं। Whose tears are like rain, who will make a quicker journey than the sun. The poet in Sweetest Love I Do Not Go is not tired of, भी लिख सकते हैं, tired of ही लिख दो, tired of his beloved, अपनी वो प्रेमिका से tired of नहीं है। John Donne had seen the sun setting yesternight, है ना, 11 का B। The line oh how feeble is man's power, किस कविता की लाइन है, Sweetest Love I Do Not Go। The line nor in the hope the world can show a fitter love for me, Sweetest Love I Do Not Go। My life's blood doth decay, Sweetest Love I Do Not Go। John Donne was born in London। John Donne was born in 1570। John Donne studied law and read theology, 17 का A। They who keep one another alive can never be parted। John Donne feels that a man is very hopeless। ये था 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा और अपने 12th के दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।